सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेएमडी डिजिटल क्लासेस। हम लोग आज बात करने वाले हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के वो सारे सवाल जो केवीएस, एनवीएस या DSSB एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें आपका दिया हुआ है 34 सवाल हैं जिनको एक ही वीडियो में कवर किया जाएगा, तो थोड़ा आराम से देखिएगा इसे। शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपके सामने। पहला सवाल क्या है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो रामसर स्थल है वो रामसर आर्द्र भूमि है, बिहार में स्थित है। तो बिहार में स्थित रामसर आर्द्र भूमि की बात करें तो वो है आपका कांवरताल या कांवर झील, जो बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। ये बिहार का पहला रामसर स्थल था। अगर रामसर स्थलों की बात करें तो 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। क्यों? क्योंकि 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर शहर में ये रामसर कन्वेंशन हुआ था, जिसके तहत रामसर स्थलों को सुरक्षित रखने की बात की गई थी। वर्तमान में अगर हम रामसर स्थलों की बात करें तो भारत में टोटल रामसर स्थल है 94। सबसे ज़्यादा रामसर स्थल है तमिलनाडु में, दूसरे नंबर पे यूपी का नंबर आता है। यानी कि तमिलनाडु के बाद यूपी दूसरे नंबर पे, पहले पे है तमिलनाडु। कुल रामसर स्थलों की संख्या है 94। अब देखिए, अगर रेणुका आर्द्र भूमि की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नंदा झील की बात करें तो गोवा में स्थित है। और दीपोर बील की बात करें तो ये असम में स्थित है। 1927 ईस्वी में 1927 में चार्ल्स एल्टन ने कौन सी पारिस्थितिकी अवधारणा पेश की थी? तो चार्ल्स एल्टन 1927 में कौन सी पारिस्थितिकी अवधारणा पेश किए थे? तो वो था संख्याओं का पिरामिड। संख्याओं का पिरामिड की अवधारणा जो है चार्ल्स एल्टन के द्वारा 1927 में पेश की गई थी, पिरामिड्स ऑफ नंबर्स। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही क्रम में रखा गया है जिसमें नाइट्रोजन चक्र का सही क्रम प्रदर्शित होता है? यानी कि नाइट्रोजन चक्र के सही क्रम में रखे गए विकल्प की बात करनी है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन, या फिर वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नील हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण, या फिर जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित करना। और नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनों के यौगिक या फिर जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन यौगिक का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करना। तो इसको सीक्वेंस में रखना है। तो एकदम सीक्वेंस में ही दिया है ABCD देन E, ABCDE। सबसे पहले वायुमंडलीय नाइट्रोजन हो जाएगा, फिर वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नील हरे शैवालों द्वारा स्थिरीकरण, फिर हो जाएगा जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित करना, देन मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक, फिर हो जाएगा जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन यौगिक का नाइट्रोजन से में परिवर्तन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जंगलों को धरती के हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है? जो जंगल हैं उनको धरती के हरे फेफड़े के नाम से क्यों जाना जाता है? इसलिए जंगलों को धरती का हरा फेफड़ा कहा जाता है क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। फोटोसिंथेसिस की क्रिया में हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं हरे पेड़ पौधे। इसीलिए जंगलों को धरती का हरा फेफड़ा कहा जाता है। धरती के हरे फेफड़े के नाम से किसे जाना जाता है? जंगलों को। नेक्स्ट है, नीचे जंगल अधिकार कानून से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं और दिए हुए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। जंगल अधिकार कानून, यह कानून 2009 में पारित किया गया है। 2009 में पारित किया गया है जंगल अधिकार कानून। और दूसरा कथन है, इस कानून के अनुसार जो लोग कम से कम 50 साल से जंगल में रहे हैं उनका जंगल की ज़मीन पर हक है। कितने साल से? कम 50 साल से जंगल में रहे हैं उनका जंगल की ज़मीन पे हक है। और तीसरा है कि जंगल बचाने का काम ग्राम सभा का होता है। इसमें से हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें से सी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा? जंगल बचाने का काम जो है ग्राम सभा का होता है। वैसे अगर ये बात करें जंगल अधिकार कानून की तो ये 2009 में नहीं आया था। ये कब पारित हुआ था? 2006 में पारित हुआ था।
2006 में ये पारित हुआ था और दिसंबर 2006 में लागू भी हो गया था। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है और इस कानून के अनुसार जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, 50 साल नहीं, ये 25 साल होगा, जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है और उन्हें जंगल से न हटाया जाए, ऐसा इस कानून में प्रावधान है। वन अधिकार अधिनियम के तहत वन संरक्षण और प्रबंधन की जिम्मेदारी किसकी होती है? ग्राम सभा की होती है। तो जो वन अधिकार अधिनियम था वो 2009 में ना आके 2006 में आया था और जो इसमें टाइमलाइन दे रखा है 50 साल, ये 50 साल होके ना होके 25 साल की बात है। तो ऑप्शन सी सही है, बाकी सब के सब गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल नेक्स्ट कह रहा है क्रिस्टोन प्रजाति है। क्या है? क्रिस्टोन प्रजातियां हैं। तो क्रिस्टोन प्रजातियों की बात करें तो वे प्रजातियां जो अपने अन्य प्रजातियों के लिए भौतिक आवास बनाने, संशोधन करने या बनाए रखने के द्वारा अपने समुदाय को प्रभावित करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्रिस्टोन प्रजातियां कहते हैं। क्रिस्टोन प्रजातियां वे प्रजातियां होती हैं जो अपने अन्य प्रजातियों के लिए भौतिक आवास बनाने, संशोधित करने या बनाए रखने के द्वारा उन्हें समुदाय को प्रभावित करती हैं। ऐसी प्रजातियों को क्रिस्टोन प्रजातियां कहा जाता है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी विज्ञान व्यवहार करता है। पारिस्थितिकी विज्ञान जो है ये व्यवहार करता है, बताना है। तो जो पारिस्थितिकी विज्ञान है, देखिए ये व्यवहार करता है जीव समुदाय तथा उनके पर्यावरण के बीच संबंधों के विषय में पारिस्थितिकी विज्ञान व्यवहार करता है। पारिस्थितिकी विज्ञान को इकोलॉजी कहा जाता है। और देखिए अगर बात करें पारिस्थितिकी शब्द का, तो पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले सन 1866 ईस्वी में अर्नेस्ट हैकल ने किया था। सीधा सवाल पूछेगा कि पारिस्थितिकी शब्द इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? तो 1866 ईस्वी में अर्नेस्ट हैकल के द्वारा पारिस्थितिकी शब्द का इस्तेमाल किया गया था। और अगर पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1935 ईस्वी में एजी टांसले के द्वारा किया गया था। ये दोनों बातें याद रखिए, पारिस्थितिकी शब्द अर्नेस्ट हैकल 1866 और पारिस्थितिकी तंत्र एजी टांसले 1935। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं कि नवंबर 2016 में प्रभाव में आए जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता किससे संबंधित है? नवंबर 2016 में प्रभाव में आया था जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता, ये किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने से संबंधित है पेरिस जलवायु समझौता। वर्तमान में इस समझौते में 193 देश शामिल हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन जैसी कुछ गैसें हैं जो वायुमंडल में एकत्रित होकर ऊष्मा को पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष में जाने से रोकती हैं, जिसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। इसी ग्रीन हाउस प्रभाव को रोकने के लिए इन गैसों की मात्रा में कमी के लिए नवंबर 2016 में जलवायु परिवर्तन का पेरिस समझौता पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है पर्यावरण की हानिकारक परिस्थितियों को घटाने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया है? तो ये करंट का मुद्दा हो गया, ये 2025 का ये तो देख सकते हैं। हरित दिवाली स्वस्थ दिवाली अभियान किसने शुरू किया है? पर्यावरण मंत्रालय ने, पर्यावरण की हानिकारक परिस्थितियों को घटाने के लिए। 2017-18 में ही हरित दिवाली स्वस्थ दिवाली नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इस अभियान का विलय ग्रीन गुड डीड अभियान में कर दिया गया। जैसे वो दिवाली में पटाखे जलाए जाते हैं, तो पटाखों के हानिकारक प्रभाव के साथ दीपों के त्यौहार के महत्व को ध्यान में रखते हुए अभियान शुरू किया गया था कि पटाखे वटाखे थोड़ा कम जलाएं, जिससे AQI सही रहे। AQI। नेक्स्ट, वायुमंडल में प्रदूषण के कारण अम्ल वृष्टि किसके द्वारा की जाती है? वायुमंडल में जो प्रदूषण होता है उसके कारण अम्ल वृष्टि किसके द्वारा की जाती है? तो देखिए जो अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं वो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दो ऐसे मेन जिम्मेदार हैं, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, जिनकी वजह से क्या होती है? अम्ल वर्षा होती है। और बात करें कि यह जल पृथ्वी पर इमारतों यानी संगमरमर और जानवर तथा पौधों के लिए हानि पहुंचाता है। 1872 ईस्वी में अम्ल वर्षा शब्द का पहली बार प्रयोग रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने किया था। कब? 1872 में पहली बार जो है
अम्ल वर्षा शब्द का प्रयोग किसने किया था? रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने। अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार जो है वह नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ओजोन क्षेत्र के को बनाने में सहायक है, यानी कि ओजोन परत को नुकसान कौन पहुंचा रहा है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इससे ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है। ओजोन परत जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को सोखती है, उसे पृथ्वी पर नहीं आने देती। अगर ये पराबैंगनी किरणें आ जाएंगी तो स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। और 16 सितंबर याद रखिएगा, 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस की वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग की सर्वाधिक अधिक है? मतलब ग्लोबल वार्मिंग की सामर्थ्य अधिक है किस गैस की? तो वो हो जाएगी आपकी सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 जो गैस है, ये वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग की में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाली गैस है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इसके साथ साथ और भी गैसें हैं, जैसे आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ये सारी गैसें भी किसके लिए जिम्मेदार हैं? ग्लोबल वार्मिंग के लिए। नेक्स्ट अगला सवाल है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऑटोमोबाइल गैस निम्नलिखित में से कौन सी ऑटोमोबाइल गैस एक वायु प्रदूषक नहीं मानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी ऑटोमोबाइल गैस एक वायु प्रदूषक नहीं मानी जाती है? तो ये हो जाएगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब वायु प्रदूषक मानी जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को वायु प्रदूषक नहीं माना जाता है ऑटोमोबाइल गैस में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बाजीराव। कह रहा है बाजीराव नाम का क्या है? बाजीराव नाम का अंतिम बंदी सफ़ेद बाघ जिसकी हाल ही में मृत्यु हो गई, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित था? इस बंदी सफ़ेद बाघ का जो अंतिम सफ़ेद बाघ था उसका नाम था बाजीराव, इसकी हाल ही में मृत्यु हो गई। बताना है किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित था? तो ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित था। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान संजय गांधी नेशनल पार्क से संबंधित था। 4 मई 2019 को संजय गांधी नेशनल पार्क बोरीवली महाराष्ट्र। तो संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ है? महाराष्ट्र, मुंबई में स्थित है। और यहाँ पे अंतिम जीवित बाघ बाजीराव की 18 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। बाकी अगर पन्ना नेशनल पार्क की बात करें तो मध्य प्रदेश में है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो उत्तराखंड में। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो देखिए संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मुंबई, महाराष्ट्र, बोरीवली में स्थित है। और यहीं पे 4 मई 2019 को एक बाजीराव नामक जो अंतिम क्या था सफ़ेद बाघ था ना, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो सीधा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मुंबई, बोरीवली, महाराष्ट्र। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस द्वीप को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा एक विश्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया? भारत के किस द्वीप को जो है यूनेस्को के द्वारा एक विश्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया? तो वो है आपका निकोबार। जो निकोबार द्वीप समूह है इसको घोषित किया गया है एक विश्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कह रहा है शेषांचलम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। शेषांचलम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो बायोस्फीयर है उसका कुल क्षेत्रफल कितना है? वाह, शेषांचलम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इसका क्षेत्रफल है आपका 4755.9 किलोमीटर स्क्वायर। वैसे अगर शेषांचलम हिल रेंज की बात करें तो इसी को शेषांचलम बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के चित्तूर और कपट्टा जिले में स्थित है। चित्तूर और कड़प्पा जिले में स्थित है। क्षेत्रफल 4755.9 किलोमीटर स्क्वायर। तो बेसिक याद रखिए शेषांचलम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र आपका कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा एक भारत में जीवमंडल अभ्यारण्य नहीं है? भारत का जीवमंडल अभ्यारण्य कौन सा नहीं है? तो सुंदरबन, नंदा देवी, ग्रेट निकोबार ये सब हैं। गिरी जो है जीवमंडल अभ्यारण्य नहीं है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि गुजरात राज्य में स्थित है।
गिरी जो है राष्ट्रीय उद्यान है, गुजरात राज्य में स्थित है। बाकी सुंदरबन जैवमंडल अभ्यारण्य आपका पश्चिम बंगाल में है। नंदा देवी जैवमंडल अभ्यारण्य उत्तराखंड में है और ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट है गुजरात के कच्छ का रण, जो कच्छ का रण गुजरात में है, किस जंगली जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो कच्छ का रण जो गुजरात में स्थित है ये आपका जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात के कच्छ का रण जंगली गधा जिसको घुड़खर कहते हैं, इनके लिए प्रसिद्ध है। यही जंगली गधा घुड़खर अभ्यारण्य पाया जाता है गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़े अभ्यारण्यों में से एक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बताइए, मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित? तो देखिए, अगर बात करेंगे मुदुमलाई टाइगर रिजर्व का, तो ये स्थित है आपका तमिलनाडु में। तमिलनाडु राज्य में स्थित है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मुदुमलाई कहाँ है? तमिलनाडु में है। परम्बिकुलम केरल में है। बांदीपुर कर्नाटक में है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर सबको पता है, बांदीपुर कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं, एशियाई सिंह कहाँ पाए जाते हैं? एशियाई सिंह कहाँ पाए जाते हैं? तो अगर एशियाई सिंहों की बात करें तो ये पाए जाते हैं केवल और केवल गिरी राष्ट्रीय उद्यान में। गिरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात में। ये जो एशियाई शेर है, इनका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा लियो पार्सिका। पैंथेरा लियो पार्सिका एशियाई शेरों का वैज्ञानिक नाम है। यह अफ्रीकी शेर की तुलना में छोटे होते हैं और ये गुजरात के गिरी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। IUCN की रेड लिस्ट में इनको सूचीबद्ध किया गया है। IUCN की रेड लिस्ट में शामिल है एशियाई शेर और ये गिरी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन जो है अजैव निम्नीकरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव निम्नीकरण है? तो देखिए, चमड़ा, लकड़ी, घास, ये सब नहीं, प्लास्टिक जो है ये अजैव निम्नीकरण है। अजैव निम्नीकरण पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक रूप से सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित हो जाते हैं। जैसे मानव, उनके अपशिष्ट, कागज, फल फूल, सब्जियां जैसे पदार्थ बायोडिग्रेडेबल हैं। अजैव निम्नीकरण मतलब जैव निम्नीकरण पदार्थ वो होते हैं जो प्रकृति में क्या होता है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा विघटित कर दिए जाते हैं, जैसे चमड़ा, लकड़ी, घास, ये सब जैव निम्नीकरण है। लेकिन अजैव निम्नीकरण में क्या आता है, ऐसे पदार्थ आते हैं जो आसानी से विघटित नहीं होते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, रसायन पेंट हो गया, ये सब अजैव निम्नीकरण के उदाहरण हैं। चमड़ा, लकड़ी और घास ये सब जैव निम्नीकरण के उदाहरण माने जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में वर्ल्डमैन किसे कहा जाता है? किस व्यक्ति को भारत का वर्ल्डमैन कहा जाता है? तो देखिए, भारत के वर्ल्डमैन के नाम से जाने जाते हैं डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली को वर्ल्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट, चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? चिपको आंदोलन की बात करें कि चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है, तो चिपको आंदोलन का संबंध आपका उत्तराखंड से है। यह आंदोलन 1970 के दशक में आरंभ किया गया था। इसमें लोगों ने पेड़ों को गले से लगाया ताकि उसे कोई काट ना सके। चिपको आंदोलन से गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ये प्रमुख नाम हैं जो चिपको आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो चिपको आंदोलन मुख्य रूप से शुरू हुआ था उत्तराखंड शहर में 1970 में। नेक्स्ट है, भारत में वह कौन सा राज्य है जिसमें सर्वप्रथम राज्य के सभी घरों की छतों पर वर्षा जल संचय करने की संरचना के निर्माण को अनिवार्य कर दिया गया? यानी कि आप अपने घर की छत पे वर्षा जल को रोकेंगे, इकट्ठा करेंगे, संचित करेंगे, ये अनिवार्यता बना दी गई तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु ने ये अनिवार्य कर दिया है कि आप वर्षा जल को अपने घर की छत पर संचयित करेंगे और ये योजना 2001 से लागू कर दी गई है। आगे कह रहा है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उष्ण तापमान को दर्शाती है? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है उष्ण तापमान को दर्शाती है? तो ये हो जाएगा, सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान 0 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है लेकिन 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। ये मध्य अक्षांशीय जलवायु की बात कर रहा है। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण योजना के तहत जो है
ये ऐसी जलवायु उष्ण तापमान को दर्शाती हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ देखिए, उष्णकटिबंधीय जलवायु, इनके लक्षण क्या हैं? सभी महीनों का औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहे तो उसे ट्रॉपिकल कहेंगे। शुष्क जलवायु, ड्राई क्लाइमेट किसे कहेंगे? वर्षण की तुलना में जो है विभव वाष्पीकरण की अधिकता होती है तो उसे क्या कहेंगे? ड्राई क्लाइमेट या शुष्क जलवायु के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही वार्म है, कोल्ड है और हाईलैंड है। इसको एक बार आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट 29 नंबर सवाल की बात करते हैं। तो 29 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थानिक प्रजाति को संदर्भित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो स्थानिक प्रजाति को संदर्भित करता है? तो ये संदर्भित करेगा ऑप्शन नंबर सी, प्रजातियां जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं, आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं से अलग होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्थानिक प्रजाति कहते हैं। ऐसी प्रजातियां जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं, आमतौर पर वे प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं से अलग होती हैं, उन्हें स्थानिक प्रजाति कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है आपके सामने, कह रहा है कि वातावरण में प्रदूषकों की सांद्रता को मापा जाता है। जो वातावरण में प्रदूषक है उनकी सांद्रता को कैसे मापा जाता है? पार्ट्स पर मिलियन में। पार्ट्स पर मिलियन में नापा जाता है क्या? ये वातावरण में प्रदूषकों की सांद्रता, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट कह रहा है कि दिल्ली में यमुना नदी का जल, दिल्ली में जो है यमुना नदी, उसका जल अत्यधिक प्रदूषित है, वह पीने लायक नहीं है, ना ही नहाने लायक। निम्नलिखित में से कौन सा नदी के पानी में सीवरेज प्रदूषण का पता लगाने का एक सूचक है? यानी कि नदी के पानी में सीवरेज प्रदूषण है, ये पता लगाने का सूचक कौन सा है, उसे बताना है। तो ये सूचक है आपका क्या? COD। COD का मतलब होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर रासायनिक ऑक्सीजन मांग, जो जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मांग की मात्रा है, तो ये जो रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा है जो जल में उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होती है। वैसे BOD भी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी नदी के प्रदूषण को मापने की इकाई है, लेकिन ये हो सकता है कि नॉर्मल प्रदूषण की बात हो। यहाँ कह रहा है कि प्रश्नगत विकल्पों में नदी के पानी में सीवेज प्रदूषण का पता लगाने के लिए बेहतर सूचक जो होता है वो COD होता है। यानी कि अगर सीवेज प्रदूषण की बात करनी हो तो आप केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात करेंगे, और नॉर्मल प्रदूषण की बात करनी हो तो वो BOD यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात करेंगे। नेक्स्ट है प्लास्टिक की किस्म जो जैव निम्नीकरण है और हाल ही में समाचारों में रही है। प्लास्टिक की वह किस्म जो जैव निम्नीकरण है और हाल ही में समाचारों में रही है, जो संगठक इसे जैव निम्नीकरण बनाता है, वह कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका पेट्रोलियम। जैव निम्नीकरण प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक को कहते हैं जो जैविक प्रक्रमों से अपघटित हो जाते हैं। ये एंजाइमों की सहायता से अपघटित होकर पर्यावरण का हिस्सा बन जाते हैं। इस तरह के प्लास्टिक का निर्माण पेट्रोलियम पदार्थों से किया जाता है, अर्थात पेट्रोलियम पदार्थ इस प्लास्टिक को जैव निम्नीकरण बना देते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल है कि जलीय भोजन श्रृंखला की बात कर रहा है। जलीय भोजन श्रृंखला में क्रमोत्तर उष्णकटिबंधीय स्तरों पर विषैले पदार्थों की सांद्रता बढ़ने के संदर्भ में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? यानी कि जो उष्णकटिबंधीय स्तरों में विषैले पदार्थों की सांद्रता बढ़ रही है, उसके संदर्भ में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो वो शब्द है बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन का अर्थ होता है उस प्रवृत्ति से है जिसमें प्रदूषक जैसे जैसे एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाते हैं, क्रमशः उनका सांद्रण भी बढ़ता जाता है। इस प्रकार जैव आवर्धन के आहार श्रृंखला की एक कड़ी से अगली कड़ी में प्रदूषकों का सांद्रण क्या होता है? बढ़ता जाता है। अगर मान लीजिए इस पहली पीढ़ी या इस कड़ी में जो ये जैव सांद्रण जो है, प्रदूषकों का सांद्रण थोड़ा है, तो अगली पीढ़ी में ये थोड़ा ज़्यादा होगा, फिर थोड़ा ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे वो कड़ी आगे बढ़ती जाएगी वो प्रदूषक की मात्रा बढ़ती जाएगी, उसका सांद्रण बढ़ता जाएगा।
नेक्स्ट कह रहा है आईपीसीसी का पूरा नाम क्या है। आईपीसीसी का पूरा नाम क्या है। तो आईपीसीसी का पूरा नाम है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी का पूरा नाम है। और अगर बात करें आईपीसीसी का, तो यह जलवायु परिवर्तन का मूल्यांकन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में काम करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। दो संयुक्त निकायों विश्व मौसम विज्ञान संगठन और यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इनके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये 34 सवाल हो गए, 34 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए ईवीएस के। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक क्या होगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।